ईसीजी, इको, स्ट्रेस इको, लिपिड प्रोफाइल, ये सभी दिल के टेस्ट हैं। लेकिन इन अलग अलग टेस्ट से क्या पता चलता है, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। दाएं और बाएं हाथ में बीपी की रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। इटली में रहने वाले खूब पिज़्ज़ा खाकर भी हेल्दी रहते हैं और हम कभी कभी खाएं तो भी मोटापा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। चेन्नई में एक 39 साल के कार्डियक सर्जन के अस्पताल में राउंड लेते वक्त मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक। फरीदाबाद के एक जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक 35 साल के आदमी की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक। कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में 40 दिन के अंदर 21 मौतें हो गई। मौतों की वजह हार्ट अटैक। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह हार्ट अटैक की खबरें। यहाँ तक कि 14 साल की उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। दिल की बीमारियां बुढ़ापे का इंतजार नहीं करती। कम उम्र में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौतें हो रही हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है दिल की सेहत जांचते रहना। दिल के कुछ आम टेस्ट हैं जिनसे समय रहते पता चल जाता है दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हार्ट अटैक आने की संभावना तो नहीं है, दिल में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। आपने दिल के अलग अलग टेस्ट के नाम सुने होंगे, जैसे ईसीजी, इको, स्ट्रेस इको, ट्रेडमिल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। लेकिन इन अलग अलग टेस्ट से पता क्या चलता है, ये हम आपको बताएंगे सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे दिल के ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं और ये क्या बताते हैं। तो सुनिए, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ये हार्ट का बहुत बेसिक टेस्ट है। हार्ट में जो करंट दौड़ता है उसको हम ईसीजी के माध्यम से जांच पड़ताल करते हैं। और ये बड़ा सिंपल और चीप और वाइडली अवेलेबल टेस्ट है। इससे हार्ट अटैक का भी पता लगता है, चेम्बर डायलिटेशन, वाल्व की लीकेज, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। तो और टेस्ट से पहले ईसीजी ऑलमोस्ट मैंडेटरी टेस्ट होता है हार्ट के लिए। का इको टेस्ट जो होता है वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, इनके जरिए जैसे हम पेट में गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन वगैरह देखते हैं, इसी तरह चेस्ट में अल्ट्रासाउंड करके हम हार्ट के सारे चेम्बर्स और वाल्व्स को देख सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट के वाल्व में कोई लीकेज है या कोई सिकुड़न है कि नहीं, हार्ट अटैक की संभावना के बारे में भी पता लगता है। तो ये बड़ा सिंपल टेस्ट है और इसको बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है और इससे हमें हार्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने एको की तो बात की, ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। लेकिन कई बार जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, आराम की अवस्था में होते हैं, उस समय हार्ट डिजीज उजागर नहीं होती है। हमें एक्सरसाइज देनी पड़ती है और एक्सरसाइज के दौरान हमें पता लगता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम स्ट्रेस इको कहते हैं। ज़्यादातर हम ट्रेडमिल पे ये टेस्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने जिम देखी है उन्हें पता है कि ट्रेडमिल क्या होता है। एक मूविंग पट्टी होती है जो मोटराइज्ड होती है और उसकी स्पीड और हाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे हम हार्ट पे लोड डालते हैं। और उस समय हम ईसीजी और इको दोनों का विश्लेषण कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या हार्ट में कुछ नई बीमारियां उजागर होती हैं। जिसका स्ट्रेस इको पॉजिटिव है उसको हम अक्सर एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं। हमारे ब्लड में विभिन्न प्रकार का फैटी मटेरियल होता है, चर्बी होती है, और इससे हमें हार्ट की बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिपिड प्रोफाइल में टेस्ट किए जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है और बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल यानी जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा कितनी है। तो आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो रखना है
और HDL कोलेस्ट्रॉल को हाई रखना है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक सेकेंडरी टेस्ट है वो ट्राइग्लिसराइड भी होता है। ये सारा कुछ एक ब्लड टेस्ट में हो जाता है। आजकल हमें फास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, यानी खाना खाने के बाद भी ये टेस्ट किया जा सकता है। तो ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है हार्ट इवैल्यूएशन। कई स्थिति में ऐसा होता है कि जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तो हार्ट ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर हम उस पर लोड डालें या एक्सरसाइज करें तो हार्ट में हमें बीमारियां नज़र आने लगती हैं। हार्ट का फंक्शन डाउन हो सकता है, कोई वाल्व लीक कर सकता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट करके हम पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके ECG में क्या त्रुटियां या क्या खामियां आती हैं। उससे हमें एंजाइना और हार्ट अटैक की संभावना का पता लगता है। अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव है तो हम एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं। ये सभी टेस्ट बहुत सिंपल हैं और बहुत ही आसानी से आपके आसपास मौजूद अस्पतालों में हो सकते हैं। आप इन्हें अपने चेकअप का हिस्सा बना सकते हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप ये टेस्ट करवा लीजिए। इनसे समय रहते पता चल जाएगा आपका दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। देश में 31.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाई बीपी की शिकायत है। ये कहना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और इंडिया डायबिटीज स्टडी का। ये स्टडी 2023 में द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी नाम के जर्नल में छपी थी। अभी चल रहा है साल 2025। हाई बीपी के मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी हाई बीपी से जूझ रही है। अब हाई बीपी के कई मरीज घर पर ही बीपी नापने की मशीन रखते हैं और समय समय पर अपना बीपी नापते रहते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। वहां पर पट्टा लगाना है और मशीन का बटन दबाना है। कुछ सेकंड बाद मशीन की स्क्रीन पर आपका बीपी डिस्प्ले हो जाता है। लोग अक्सर एक ही भाव पर पट्टा लगाकर रीडिंग लेते हैं और उसे ही सही मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दूसरे हाथ पर पट्टा लगाकर रीडिंग ली है? दरअसल बीपी के कई मरीज अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके एक हाथ की रीडिंग कुछ और दूसरे हाथ की रीडिंग कुछ और आती है। ऐसा क्यों होता है और कौन सी रीडिंग सही मानी जाए, ये हमने पूछा मैक्स हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर आलोक जोशी से। डॉक्टर आलोक कहते हैं कि वैसे तो हमारे दोनों हाथों की बीपी रीडिंग एक ही आनी चाहिए, पर कभी कभी एक ही समय पर दाएं और बाएं हाथ की बीपी रीडिंग में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आमतौर पर यह फ़र्क बहुत ही कम होता है, इसमें कोई चिंता की बात भी नहीं है। पर किसी भी हालत में यह फ़र्क 10 mm यानी 10 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये चिंता की बात हो सकती है। दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में 10 पॉइंट से ज़्यादा का फ़र्क कई वजहों से आ सकता है। पहली वजह है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। इसमें हाथ पैरों तक खून ले जाने वाली धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरी वजह है सबक्लावियन आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें सबक्लावियन आर्टरी यानी धमनी जो वहां तक खून पहुंचाती है वो प्लैक जमने या किसी और वजह से सिकुड़ जाती है। इससे उस हाथ में खून का फ्लो कम हो जाता है। नतीजा, उस हाथ की बीपी रीडिंग दूसरे हाथ से कम आ सकती है। तीसरी वजह है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम यानी TOS। इसमें कॉलर बोन और पहली पसली के बीच की जगह पतली हो जाती है, जिससे आर्टरी या नस दब सकती है और हाथ तक खून का बहाव कम हो जाता है। इससे उस हाथ की बीपी रीडिंग दूसरे हाथ से कम आ सकती है। अगर आपके दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में 10 mm से ज़्यादा का फ़र्क है और ये फ़र्क लगातार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जांच करने के बाद डॉक्टर कारण का पता लगाएंगे, फिर उस आधार पर इलाज करेंगे। इलाज में सर्जरी की जा सकती है, खाने की दवाएं दी जा सकती हैं, स्टेंट डाले जा सकते हैं या बलूनिंग की जा सकती है। स्टेंट एक तरह का जालीदार ट्यूब है जिसे आर्टरी में डाला जाता है ताकि आर्टरी फिर से सिकुड़े नहीं। वहीं बलूनिंग में एक छोटी सी गुब्बारे नुमा चीज़ डाली जाती है। इसे ब्लॉकेज वाली जगह फुलाया जाता है। इससे आर्टरी चौड़ी हो जाती है और खून का बहाव आसान हो जाता है। काम पूरा होने पर बलून को फिर से सिकुड़ा कर बाहर निकाल लिया जाता है। ये बलून खिलने वाले गुब्बारे की तरह नहीं होता है, बल्कि मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर दोनों हाथों में बीपी की रीडिंग अलग अलग आए तो सही किसे माना जाए?
डॉक्टर आलोक कहते हैं कि जिस हाथ में बीपी रीडिंग ज़्यादा आ रही है उसे सही मानना चाहिए। एक हाथ में पट्टा लगाकर 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए, फिर इसका औसत निकालकर यानी एवरेज निकालकर उसे ही सही बीपी रीडिंग मानना चाहिए। अगर दोनों हाथों की बीपी रीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है तो बिना देर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पिज्ज़ा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भले ही आप कितने बड़े ही पिज्ज़ा पगलू क्यों ना हो, इतना तो आप भी जानते हैं कि पिज्ज़ा हेल्दी खानों की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं आता। पिज़्ज़ा के साथ आता है मोटापा, तोंद, दिल की बीमारियां, इसलिए इसे रोज़ नहीं खाया जा सकता। हमारे लिए ये जंक फूड है, लेकिन जैसे हम इंडियंस के लिए रोटी चावल है जो हमारे घरों में लगभग रोज़ बनते हैं और रोज़ खाए जाते हैं, ठीक वैसे ही इटली में रहने वाले लोगों की डाइट में पिज़्ज़ा शामिल है। इटालियन घरों में पिज़्ज़ा खूब बनता है, खूब खाया जाता है, लेकिन ना तो उन्हें पिज़्ज़ा खाने से मोटापा होता है ना ही दिल की बीमारियाँ। तो ऐसा क्यों हमारे लिए जंक फूड माने जाने वाला पिज़्ज़ा इटली में रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं करता? इसमें दोष किसका है, पिज़्ज़ा का या उसे बनाने के तरीके का? और हम अपने भारतीय पिज़्ज़ा को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, ये सब हमने जाना मशहूर गट हेल्थ कोच डिम्पल जांगड़ा से। डिम्पल कहती हैं कि इटली वाले पिज़्ज़ा का बेस रोज़ अपने हाथों से बनाते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस होल ग्रेन फ्लावर यानी साबुत अनाज के आटे से बनाया जाता है। ऐसा आटा हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा होता है। मगर ये गट माइक्रोबायोम आखिर है क्या? देखिए, गट यानी पेट और माइक्रोबायोम यानी वो छोटे छोटे जीव जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इनमें गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों शामिल हैं। जब हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी होता है तो हाजमा बेहतर होता है, इम्यूनिटी मजबूत बनती है, मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस कम होता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन हमारे देश में पिज़्ज़ा का बेस मार्केट में पैक्ड मिलता है, यानी कई दिन पुराना। ये बेस रिफाइंड मैदे से बनाया जाता है। ऐसा मैदा कई तरह के केमिकल्स और ब्लीचिंग एजेंट डाल के बनाया जाता है। मैदे में कोई पोषण नहीं होती हैं तो सिर्फ कैलोरीज। लिहाजा जब कोई बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ खाता है, जैसे हमारा देसी पिज़्ज़ा, तो उसका वज़न बढ़ने लगता है। गैस, ब्लोटिंग, कब्ज़ और बाकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शरीर की अंदरूनी सूजन भी बढ़ने लगती है। इटली में पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ डाला जाता है वो एकदम फ्रेश होता है, घर पर बना हुआ। मगर हमारे यहाँ चीज़ ज़्यादातर बाहर से ख़रीदा जाता है। ऐसा चीज़ अक्सर प्रोसेस्ड होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, वो लंबा चले, जल्दी ख़राब ना हो। ये शरीर में सूजन और मोटापे का रिस्क बढ़ाता है। इटली में पिज़्ज़ा पर ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल डाला जाता है। वहाँ लोग ऑलिव ऑयल में ऑरिगनो और चिली फ्लेक्स मिलाते हैं और उसे पिज़्ज़ा पर लगाते हैं। इससे हाजमा ठीक रहता है, पेट फूलने, गैस, अपच और कब्ज़ जैसी समस्याएं नहीं होती। पर हमारे देश में पिज़्ज़ा बेस पर अक्सर मेयोनीज़, बहुत सारा मक्खन और पैक्ड सॉस डाला जाता है जो हेल्दी नहीं होता। सबसे बड़ी बात, इटालियंस रोज़ खूब चलते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पिज़्ज़ा खाकर लोग बिस्तर पर पसर जाते हैं। हम फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हैं। इस लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारा वज़न जल्दी बढ़ता है। लेकिन पिज़्ज़ा लवर्स टेंशन ना लें, आप पिज़्ज़ा को थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पिज़्ज़ा का बेस घर पर बनाइए, मैदे से नहीं बल्कि मिलेट से यानी मोटे अनाज से, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का वगैरह। इससे पोषण तो मिलेगा ही, वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। पिज़्ज़ा पर डाले जाने वाला चीज़ आप घर पर तैयार कीजिए। YouTube पर ऐसी सैकड़ों रेसिपीज़ की भरमार है, आप उन्हें देख सकते हैं। अपने पिज़्ज़ा पर ताज़ी सब्जियां डालिए, ऐसा पिज़्ज़ा हेल्दी होगा। इसे कभी कभी खाने से मोटापा नहीं बढ़ेगा। हालांकि जिन्हें डायबिटीज़ है या जो डायबिटीज़ होने की दहलीज पर हैं यानी प्री डायबिटिक हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें पिज़्ज़ा खाने से बचना चाहिए। बाकी लोग हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खा सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो पिज़्ज़ा पर लगने वाला जो सॉस है उसे भी फ्रेश टमेटोज़ यानी फ्रेश टमाटर से घर पर ही बना सकते हैं। ये बाहर मिलने वाले जो पैक्ड सॉसेस होते हैं उससे कई गुना बेहतर होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।